हेलो गाइस, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो में, जहां पर हम लोग आज पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी सेकेंड सेमेस्टर बीकॉम जनरल। जो नया सिलेबस है अंडर सीसीएफ कवर, सीसीएफ के अंडर में जो सिलेबस है उसका वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी बता दे आपको WBSU, इस यूनिवर्सिटी के बीकॉम जनरल जो बीकॉम जनरल के जो स्टूडेंट है उनका सिलेबस फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है FA2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 उन लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया है। आप सभी ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया है। आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 के बारे में, जिसमें जो चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम चैप्टर का नाम लिखते हैं और आगे उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे। चैप्टर का नाम लिखते हैं यहाँ पे। चैप्टर का नाम है ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग, ध्यान से देखिएगा, ब्रांच अकाउंटिंग। अच्छा, ब्रांच अकाउंटिंग, ब्रांच का मतलब क्या होता है? ब्रांच का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को ये जान लेना होगा कि ब्रांच का मतलब आखिर होता क्या है। तो आइए हम थोड़ा सा कुछ लिखते हैं, आप लोग देखिएगा यहाँ पे। सबसे पहले हम आपको बताएं कि मान लीजिए कि एक हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस, कोई एक कंपनी है, तो कौन सा कंपनी है भाई? तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई भी कंपनी, जैसे मान लीजिए विप्रो इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी है विप्रो इंडिया लिमिटेड, मान लीजिए कंपनी है। इसका हेड ऑफिस मान के चलते हैं कि कोलकाता में, इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? कोलकाता में। तो देखिए, विप्रो इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है उसका हेड ऑफिस कोलकाता में है। तो देखिए, ये जो कंपनी है इसके अलग अलग शहर में बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, शहर में भी हो सकते हैं, दूसरे देश में भी हो सकते हैं, बहुत जगह कहीं ना कहीं इसकी जो ब्रांचेस होंगे उन शाखाओं में भी वहां पे परचेज सेल का काम चलता होगा। तो वो जो छोटे छोटे उनके शाखा है उनको ही हम लोग ब्रांच बोलेंगे, ब्रांच अकाउंटिंग। उसका जो हिसाब करेंगे ब्रांचेस का, जो अगर हम लोग परचेज सेल का हिसाब करेंगे तो उसके अकाउंटिंग को हम बोलते हैं ब्रांच अकाउंटिंग। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं ब्रांच क्या है। तो कोई एक कंपनी है विप्रो इंडिया लिमिटेड, इसका हेड ऑफिस हमने बताया कोलकाता में है। मान लीजिए कि इसका जो ब्रांच है, इसी का एक ब्रांच है, इसी का एक शाखा है ब्रांच, ये मान के चलते हैं कि चलिए रांची में है, रांची आप लोगों ने नाम सुना होगा, रांची में। तो इसका हेड ऑफिस कोलकाता में है, जबकि ब्रांच हमने कहां बताया? रांची में। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रहे। अब देखिए, कहने का मतलब है ब्रांच अकाउंटिंग जो है हम लोग इसके अंदर में जब पढ़ेंगे तो हेड ऑफिस के ही ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रांच जो है कहीं ना कहीं हेड ऑफिस द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। तो इसलिए ब्रांच अकाउंटिंग, मान लीजिए यहाँ पे तो हम क्या बताएं, ब्रांच जो है कहां पे है? रांची में है। अब देखिए, हमको जान लेना जरूरी है कि ब्रांच कितना तरह का होता है, ब्रांच कितना तरह का होता है ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ब्रांच आखिर होते कितने तरह के हैं। तो देखिए, एक जो ब्रांच होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं होम ब्रांच। क्या बोलते हैं? होम ब्रांच, ध्यान रहे, होम ब्रांच। और एक होता है फॉरेन ब्रांच, होम ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। आइए देख लेते हैं होम ब्रांच क्या है और फॉरेन ब्रांच क्या है। देखिए, होम ब्रांच जो है, होम ब्रांच कहने का मतलब है कि वो ब्रांच जो हमारे देश के सीमा के अंदर है, हमारा जो देश भारत देश है, इसके बाउंड्री के अगर अंदर किसी कंपनी का अगर कोई ब्रांच है तो उसको हम बोलते हैं होम ब्रांच। यानी कि वो ब्रांच जो अपने देश की सीमा के अंदर हो तो उसको होम ब्रांच बोलेंगे, और फॉरेन ब्रांच उसको बोलेंगे वो ब्रांच जो अपने देश की सीमा के बाहर हो, अपने देश के बाउंड्री के बाहर हो। यानी कि अगर विप्रो इंडिया लिमिटेड का बात करें तो अगर विप्रो इंडिया का लिमिटेड का ब्रांच अगर अपने देश में कहीं पर भी है तो उसको होम ब्रांच बोलेंगे, और अगर अपने देश से बाहर, मान लीजिए नेपाल में, बांग्लादेश में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कहीं भी अगर है अपना देश का बाहर, तो समझ लीजिए उसको हम बोलेंगे फॉरेन ब्रांच। अच्छा, एक चीज और बता दें,
ये होम ब्रांच का ही दूसरा नाम इनलैंड ब्रांच है। इनलैंड ब्रांच। इनलैंड ब्रांच कहने का मतलब देखिए नाम से ही क्लियर है, इनलैंड इसका मतलब अपने देश की धरती पर। अगर अपना देश का धरती पर अगर कोई कंपनी का ब्रांच है यानी कि अपने देश के सीमा के अंदर है तो उसको होम ब्रांच या इनलैंड ब्रांच कहेंगे। जबकि अगर अपने देश की सीमा के बाहर होगा तो उसको हम फॉरेन ब्रांच कहेंगे। यहां तक आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। अब सुनिए क्या करेंगे। ये तो हो गया ब्रांच। अब आइए देखते हैं कि होम ब्रांच कितने तरह के होते हैं। होम ब्रांच, इस ब्रांच के बारे में बात करेंगे। होम ब्रांच कितने तरह के होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि फॉरेन ब्रांच क्या होता है, ये कितने तरह के होते हैं। देखिए फॉरेन ब्रांच जो है हमारे बीकॉम के सिलेबस में नहीं, बीकॉम के सिलेबस में फॉरेन ब्रांच के बारे में बात ही नहीं किया गया है। हम लोग का जो बीकॉम का सिलेबस है उसमें केवल होम ब्रांच के बारे में पढ़ना है, तो इसलिए हम होम ब्रांच के बारे में बताते हैं। होम ब्रांच जो है वो दो तरह का है, एक है डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच, और दूसरा है इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच ध्यान से सुनिएगा आप। डिपेंडेंट ब्रांच होम ब्रांच का ही एक पार्ट है, डिपेंडेंट ब्रांच, और एक है इंडिपेंडेंट ब्रांच। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच का। वो ब्रांच जो पूरा तरह से हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये जो ब्रांच है इंडिपेंडेंट ब्रांच, ये पूरा तरह से हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि ये जो इंडिपेंडेंट ब्रांच होते हैं ना, ये बहुत बड़े पैमाने पर बिजनेस करते हैं। जितने बड़े पैमाने पर हेड ऑफिस, अब मान लीजिए हेड ऑफिस भी है कलकत्ता में, तो वहां भी तो बिजनेस होता होगा ना, कि वहां नहीं होता होगा, वहां भी होता होगा, वहां बड़े पैमाने पर बिजनेस होते होंगे। तो ठीक उसी तरह से इंडिपेंडेंट ब्रांच इस हेड ऑफिस का ही ब्रांच है, विप्रो इंडिया लिमिटेड का ही ब्रांच है इंडिपेंडेंट, लेकिन वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर लेन देन, परचेज सेल होते हैं। वहां पर महीना में लाखों ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हजारों ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत सारे लेन देन होते हैं, तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच और डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच है जो हेड ऑफिस के ही पार्ट है, लेकिन यहां पर बहुत कम मात्रा में लेन देन होते हैं, बहुत कम मात्रा में। कहने का मतलब महीना के अंदर उसमें 100-150 लेन देन होते होंगे, 50-100 लेन देन होते होंगे, कम से कम लेन देन होते होंगे। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए ऐसा हो सकता है कि ये ग्रामीण एरिया में हो, ठीक है, तो वहां के लोग जो है उनका मतलब जो कैपेसिटी है उस हिसाब से खरीदते हैं, छोटे पैमाने पे बिजनेस करता है। डिपेंडेंट ब्रांच जो है छोटे पैमाने पे बिजनेस करता है, जबकि इंडिपेंडेंट ब्रांच बड़े पैमाने पर बिजनेस करता है। लेकिन ये दोनों ब्रांच को ऑपरेट करने वाला हेड ऑफिस ही है, लेकिन इसको कुछ स्पेशल पावर हेड ऑफिस के द्वारा मिला हुआ है, जबकि इसको नहीं मिला हुआ है। हेड ऑफिस द्वारा इसको कुछ स्पेशल पावर दिया गया है। आइए जानते हैं क्या है वो स्पेशल पावर। देखिए स्पेशल पावर के बारे में अगर बात करें तो इंडिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच है जो परचेज और सेल करने के लिए पूरा तरह से फ्री है, स्वतंत्र है। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, वो हेड ऑफिस से परमिशन लेने का उसको कोई जरूरत नहीं। कहने का मतलब ये पूरा तरह से स्वतंत्र है पार्ट हेड ऑफिस का ही, लेकिन ये पूरा तरह से स्वतंत्र तरीके से काम करता है, पूरा फ्री होकर के काम करता है। इनका मन चाहे तो ये बाहर से परचेज कर सकते हैं, ये बाहर से सेल कर सकते हैं, ये बहुत कुछ अपने से कर सकते हैं। कहने का मतलब इनका जो अकाउंटिंग ईयर होगा ना, उसमें हजारों लाखों लेन देन हो सकते हैं। तो इसलिए हम आपको बता दें, ये हेड ऑफिस इनको क्या कहता है, हेड ऑफिस इनको कहता है, अपने इंडिपेंडेंट ब्रांच को कहता है कि देखिए आप बड़े ब्रांच है, इंडिपेंडेंट है, आप लाखों का लेन देन करते हैं, तो आपका जो लेन देन है उसका जो अगर हम अकाउंटिंग करना है, उसका अकाउंटिंग करना है, तो उसका अकाउंटिंग करने के लिए आप अलग से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रख लीजिए। अलग से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं सीए, कहता है हेड ऑफिस इंडिपेंडेंट ब्रांच से कि आप अलग से क्या रख लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट रख लीजिए, और इनके द्वारा ही आप अपने पूरे इंडिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग क्या कीजिए, करवाइए। इनको इनका जो सैलरी है उसको पे कीजिए और पूरा तरह से स्वतंत्र तरीके से काम कीजिए। लेकिन हाँ, आप ये मत भूलिए कि आप हैं मेरे ही पार्ट, यानी कि हेड ऑफिस कहता है आप मेरे ही पार्ट है। साल के लास्ट में आपका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको हमको बता दीजिएगा, हम अपने बुक्स में दिखा देंगे, क्योंकि ब्रांच का प्रॉफिट
हेड ऑफिस यानी कि विप्रो इंडिया का प्रॉफिट ही कहलाएगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में। डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच होते हैं, देखिए ना नाम से ही क्लियर है, डिपेंडेंट, ये डिपेंड है। और बहुत लोग तो समझ गए होंगे कि हाँ ये जो डिपेंडेंट ब्रांच है ना, पक्का ये जो है हेड ऑफिस के ऊपर क्या होगा, डिपेंड होगा। क्योंकि यहां पर एक महीना के अंदर में बहुत सी कम लेन देन होते हैं, बहुत ही कम लेन देन। अब आप खुद सोच करके बताइए, अगर हम आपसे पूछे, आपसे अगर हम पूछ रहे हैं तो आप बताइए कि जो डिपेंडेंट ब्रांच है, अगर ये सीए रख ले, अपने अकाउंटिंग को करने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रख ले, तो आप बताइए ना, एक तो ऐसे ही ये कम लेन देन करता है, कितना इनका प्रॉफिट होता होगा, डिपेंडेंट ब्रांच का प्रॉफिट ही कितना होता होगा। ये अपना प्रॉफिट कमाएंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को सैलरी देंगे, ये बताइए। इनका जो प्रॉफिट होगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के सैलरी के इतना भी नहीं होगा, तो इसलिए इनका नाम है डिपेंडेंट ब्रांच। इसलिए देखिए होता क्या है, हेड ऑफिस, हेड ऑफिस इनको कहता है, हेड ऑफिस इनको कहता है कि देखिए आप जो है डिपेंडेंट ब्रांच, आप बहुत छोटे पैमाने पर काम कर रहे हैं, तो आप परचेज सेल ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए आपको भी अकाउंटिंग का जरूरत पड़ता है कि आपने भी साल के लास्ट में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस कमाया, इसको जानने का इच्छा डिपेंडेंट ब्रांच को भी होता है। तो हेड ऑफिस उनसे कहता है कि आप केवल काम कीजिए, क्या कीजिए, केवल काम कीजिए, आपका जो अकाउंटिंग है ना वो आपको करने का कोई जरूरत नहीं है, आपका अकाउंटिंग हम कर देंगे। यानी कि कौन कर देगा, हेड ऑफिस कर देगा। डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग कौन करेगा, हेड ऑफिस। तो यहां से एक बात एकदम क्लियर कि जब भी हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग करेंगे तो समझ के चलिए कि जो हम लोग ऊपर में लिखते हैं ना, इन द बुक्स ऑफ फर्म, 11 से लिखते आ रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, तो यहां पर ब्रांच अकाउंटिंग में जब डिपेंडेंट ब्रांच का हम अकाउंटिंग करेंगे तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच का जो अकाउंटिंग है वो कौन कर रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है। अच्छा क्यों कर रहा है भाई, क्योंकि ये छोटा पैमाने पे लेन देन कर रहा है, तो ये तो सीए नहीं ना रखेगा, सीए रखेगा तो ये सैलरी कहां से देगा, तो इसलिए हेड ऑफिस में तो अपना सीए होगा ना, हेड ऑफिस का तो अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा ना, तो हेड ऑफिस कहता है आप केवल काम कीजिए और काम का रिपोर्ट हमको दीजिए कि आपने क्या किया, हम अपने हेड ऑफिस के चार्टर्ड अकाउंटेंट से थोड़ा एक्स्ट्रा काम क्या करेंगे, करवा लेंगे, और ये पता चल जाएगा कि आपने कितना लाभ और कितना लॉस यानी कि हानि कमाया। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट ब्रांच की बात हुआ। अब आइए इसका बाद अब हम बात करते हैं आगे, कुछ देखिएगा क्या कहना है इसका, डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है, इसको भी हम मिटा देते हैं। अब सिलेबस में आपको बताएं, सिलेबस में अभी बताया गया फॉरेन ब्रांच नहीं पढ़ना है, होम ब्रांच पढ़ना है। अब होम ब्रांच के अंदर में भी बीकॉम के सिलेबस में इंडिपेंडेंट ब्रांच को नहीं पढ़ना है, इसको एलिमिनेट कर दिया गया है, पढ़ना केवल है डिपेंडेंट ब्रांच। अब डिपेंडेंट ब्रांच के अकाउंटिंग के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। तो आइए सबसे पहले हम बता दें एक चीज, ये ब्रांच अकाउंट जो बनाते हैं हम लोग, ब्रांच अकाउंटिंग जो करते हैं, इसका मेन पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। तो ध्यान देना, पर्पस ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, कोई भी बिजनेस इस धरती पर, जो भी जितना भी बिजनेस है, वो साल के लास्ट में यानी कि अकाउंटिंग ईयर के खत्म होते होते वो कुछ चीजें अपने बिजनेस के बारे में जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है कोई भी बिजनेस साल के लास्ट में अपने बारे में क्या जानना चाहता है, आइए हम आपको दिखाते हैं। कोई भी बिजनेस ये जानना चाहता है कि एट द एंड ऑफ ईयर यानी कि साल के लास्ट में मेरा बिजनेस में कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ या फिर कितना रुपया का लॉस हुआ, ये जानना चाहता है। हर एक बिजनेस जानना चाहता है साल के लास्ट में। और एक चीज जानना चाहता है कि साल के लास्ट में मेरे बिजनेस में कितना का एसेट्स है, कितना रुपया का लायबिलिटी है और कितना रुपया का कैपिटल अभी तक मेरे बिजनेस में है। ये 5 चीजें हर एक बिजनेस जो है वो जानना चाहता है एट द एंड ऑफ द ईयर। हर साल के लास्ट में हर बिजनेस ये 5 चीजें जानना चाहता है।
तो एक ब्रांच भी ये जानना चाहता है, ये 5 चीजें ब्रांच भी जानना चाहता है। आइए अब हम आपको बताते हैं। देखिए, हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। तो डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में अगर हम पढ़ें तो डिपेंडेंट ब्रांच जो है ये अभी हम बताए गए बहुत कम लेन देन करता है और इसका सारा अकाउंटिंग कौन करता है? हेड ऑफिस करता है। तो जब डिपेंडेंट ब्रांच का सारा लेन देन हेड ऑफिस करता है तो एक बात बताइएगा, ये जिस सामान का परचेज और सेल करता है, जिस गुड्स का परचेज और सेल करता है, ये गुड्स क्या इसको वो खरीदता है या हेड ऑफिस इसको देता है? देखिए, ये छोटा ब्रांच है। छोटा ब्रांच उस तरह से काम नहीं करता है जिस तरह से इंडिपेंडेंट ब्रांच करता है। डिपेंडेंट ब्रांच छोटे पैमाने पर ही लेन देन करते हैं, तो इनको राइट नहीं होता है, इनको अधिकार नहीं होता है कि आप अलग से बाहर से सामान खरीदे और उसको बेचे। विशेष परिस्थिति में हेड ऑफिस इनको ये राइट देता है। तो देखिए, इसका क्या काम है? हेड ऑफिस अपना यहां से माल भेजता है ब्रांच में, डिपेंडेंट ब्रांच में। हेड ऑफिस यहां से माल भेजेगा इनको और इनका काम केवल है जो भेजा हुआ माल है हेड ऑफिस के द्वारा उसको परचेज या सेल, मतलब उनको सेल करना, परचेज तो नहीं, उनको सेल करने का काम है। सेल करने का काम है कि हेड ऑफिस जो माल इनको भेजेगा उसको सेल करने का काम है। आप एक बात बताइए कि अगर ये डिपेंडेंट ब्रांच हेड ऑफिस के द्वारा बेचा गया माल को बेचने का काम कर रहे हैं तो इनका एक भी अपना पैसा इस बिजनेस में लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि इंडिपेंडेंट ब्रांच जो होता है, उसका इंडिपेंडेंट ब्रांच होता है, वो लोग परचेज सेल करते हैं तो वो लोग पैसा लगाते हैं, लेकिन डिपेंडेंट ब्रांच जो होता है ये पैसा नहीं लगाता, ये हेड ऑफिस द्वारा भेजे गए माल को ही बेचता है। तो एक चीज यहां से जानते हैं क्या क्लियर हो गया? आप बताइए जो बता रहे हैं सही है कि गलत? तो डिपेंडेंट ब्रांच का अपना कोई पूंजी होगा क्या बिजनेस में? अपना कोई कैपिटल होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये जो काम कर रहा है कैपिटल इसका होगा। डिपेंडेंट ब्रांच के बुक में किसी भी कैपिटल का नाम ही नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तो अपना पैसा ही नहीं लगा रहा है, ये तो भेजा गया माल को बेचने का काम कर रहा है एज अ रिप्रेजेंटेटिव। जैसे आप लोगों ने कंसाइनमेंट पढ़ा होगा, कंसाइनमेंट बिजनेस में जिस तरह से होता है कि रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर लोग माल बेचते हैं, उसी तरह से डिपेंडेंट ब्रांच जो है वो भी क्या करता है? माल बेचता है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि सबसे पहला बात हम बोल दिए कि इसमें कैपिटल नहीं होगा, पूंजी नाम नहीं आएगा। तो देखिए ना, पर्पस ऑफ जो ब्रांच अकाउंटिंग है, ये डिपेंडेंट ब्रांच प्रॉफिट लॉस तो जानना चाहेगा ही चाहेगा, एसेट्स लायबिलिटी भी होगा, क्योंकि बिना बिल्डिंग का, बिना लाइट का, मतलब उसमें खर्चा हुए, बिना कोई फर्नीचर का ये बिजनेस नहीं होगा, संभव नहीं है। तो इस डिपेंडेंट ब्रांच में एसेट्स होगा, लायबिलिटी भी होगा, लेकिन कैपिटल का नाम इसके अंदर में नहीं होगा। तो एक बात अभी से दिमाग में बैठा लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर में जब भी डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग होगा तो उसके अंदर में कैपिटल का नाम कभी नहीं दिखना चाहिए, कभी नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो यानी कि अगर हम डिपेंडेंट ब्रांच बात करें, क्या जानना चाहता है? तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और साल के लास्ट में मेरा पास एसेट्स कितना का है, लायबिलिटी कितना का है, यही जानना चाहता है डिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं मेथड्स। कितना तरह का मेथड्स है इसको बनाने का, डिपेंडेंट ब्रांच को अकाउंटिंग को करने के लिए कितने तरह के मेथड्स है? तो आइए हम लोग आराम से मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, मेथड्स के बारे में जब बात करेंगे तो डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस में जो है वो डिपेंडेंट ब्रांच है। तो देखिए, ये जो डिपेंडेंट ब्रांच है, डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच, इसका जो अकाउंटिंग होगा वो 3 तरह से होगा, 3 तरह से। देखिएगा ध्यान से, एक जो होगा वो होगा डेटर सिस्टम। डेटर सिस्टम, पहले मेथड को बोलते हैं डेटर सिस्टम, डेटर सिस्टम। ठीक है, अच्छा, इस डेटर सिस्टम का ही एक और नाम है सिंथेटिकल मेथड, सिंथेटिकल मेथड। इसको हम लोग एक और नाम से जानेंगे, सिंथेटिकल मेथड, डेटर सिस्टम या फिर सिंथेटिकल मेथड। अब देखिए दूसरा मेथड, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। इसका दूसरा नाम होगा एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल
मेथड, एनालिटिकल मेथड, इसका दूसरा नाम होगा एनालिटिकल मेथड। और एक मेथड है जो कि बहुत कम यूज होता है, बता देते हैं, फाइनल अकाउंट मेथड। फाइनल अकाउंट मेथड, ये 3 तरीके से हम लोग ब्रांच के अकाउंटिंग को कर सकते हैं, 3 तरीके से। पहला डेटर सिस्टम, जिसको हम लोग सिंथेटिकल मेथड के नाम से जानते हैं। दूसरा स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, जिसको हम लोग एनालिटिकल मेथड के नाम से जानते हैं। तीसरा फाइनल अकाउंट मेथड, ये एकदम फाइनल अकाउंट से मिलता जुलता है, इसके बारे में आप लोग को नॉलेज होगा अगर आप लोग बीकॉम में है तो, क्योंकि 11वीं क्लास में ये पढ़ाया जाता है। तो फाइनल अकाउंट मेथड से हम लोग बनाएंगे। तो ब्रांच अकाउंटिंग में डिपेंडेंट ब्रांच का हम लोग अकाउंटिंग करेंगे और ये तीनों मेथड्स का यूज करेंगे और हम लोग इस ब्रांच के पूरे अकाउंटिंग को करके जानेंगे कि साल के लास्ट में, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर, कितना प्रॉफिट ब्रांच कमाया या लॉस कमाया, या और इस ब्रांच के पास कितने रुपए का एसेट्स है, कितने रुपए का लायबिलिटी है, इन सब को हम लोग। तो देखिए अभी तक जो हमने बताया ये ब्रांच अकाउंटिंग का पूरा तरह से इंट्रोडक्शन था कि ब्रांच अकाउंटिंग क्या है, ब्रांच कितने तरह के होते हैं, ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर में डिपेंडेंट ब्रांच क्या है, इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या है। एक बात मत भूलिएगा कि डिपेंडेंट ब्रांच छोटा ब्रांच है, उसका अकाउंटिंग कौन करता है, हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस के बुक में उसका अकाउंटिंग होता है। डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग को करने का 3 मेथड बताए हमने, डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, फाइनल अकाउंट मेथड। डेटर सिस्टम का ही दूसरा नाम है सिंथेटिकल मेथड, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का नाम है एनालिटिकल मेथड, और फाइनल अकाउंट मेथड हम लोग 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे और जानेंगे साल के लास्ट में, एट द एंड ऑफ द ईयर, कितना प्रॉफिट ब्रांच कमाया, कितना लॉस हुआ, और कितना एसेट्स ब्रांच के अंदर में है, कितना लायबिलिटी ब्रांच के अंदर में है, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन हाँ, कैपिटल नहीं, क्योंकि हमने अभी बताया ब्रांच के पास अपना कोई कैपिटल नहीं होता है, वो हेड ऑफिस के कैपिटल से ही काम करता है, इसलिए कैपिटल का नाम डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर में कभी नहीं आएगा। तो हम लोग ये जो ब्रांच का इंट्रोडक्शन है यहीं तक रहने देते हैं। आगे वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो वहां पे हम लोग डेटर सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और वहां पर हम लोग प्रैक्टिकल जो सवाल होगा उसको करके देखेंगे। बहुत ही आसान है ब्रांच अकाउंटिंग, इससे आसान तो कोई चैप्टर नहीं होने वाला है। ब्रांच अकाउंटिंग जितना आसान है उतना ही इंटरेस्टिंग है। अगले वीडियो का हम लोग वेट करेंगे और वहां पे मिलेंगे। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना जरूर। कमेंट करेंगे तो इससे मोटिवेशन मिलेगा, तो हम लोग आगे वीडियो को लाएंगे। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में ही लिखेंगे, वहां पर आपको डाउट को क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।